Operations on whole numbers. Four fundamental operations on whole numbers. यही चीज पढ़नी है। आप फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स का मतलब क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं, है ना। तो फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस होते क्या हैं। अगर उनको देखें तो ये होता है हमारे पास फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस में आता है हमारा ऐड, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? क्लोजरला ये होता है आपके पास। इसमें फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस में सबसे पहले होल नंबर की बात करेंगे हम, ठीक है। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है आपके पास? नंबर्स को शॉर्टकट में एनओएस फुल स्टॉप लिखूंगा, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या है आपके पास? होल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी, ओके। या फिर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, ठीक है जी। ये हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मतलब क्या, हम कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे इनके ऊपर? जैसे कि आपके पास ये कौन से हो गए, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं नंबर? ये स्टार्ट होते हैं नंबर आपके पास स्टार्ट विद जीरो के साथ। किसके साथ? जीरो के साथ। जीरो के साथ, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ये क्या है? सो ऑन करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये मतलब होल नंबर वो वाले होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक। ऑपरेशंस की मैं बात करता हूं, इसमें फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। फंडा, MENTL, मेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहला ऑपरेशन आएगा इसमें क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ किसके लिए? ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। और दूसरा आता है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब ऐड के लिए कौन सा आएगा? क्लोजर लॉ ऐड के लिए आएगा आपके पास a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप a प्लस बी करते हो तो आपके पास किसके बराबर आता है? c के बराबर आता है। जिसका मतलब ये हो जाता है कि अगर a की वैल्यू आपके पास 2 है प्लस अगर आप b की वैल्यू में 3 डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। तो ये कहता है कि आपके पास क्लोजर लॉ में कहता है एडिशन के लिए कि अगर आप a प्लस बी करेंगे तो आपको c मिलेगा, ठीक है। a is your different value, b is different value and you will get the c as a different value on getting addition, ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही होता है। इसके लिए अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्लोजर लॉ में जब आप मल्टीप्लाई करते हो MULTIPLY मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई में भी सेम होता है कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b करते हो इक्वल टू में c मिलता है, ठीक है जी। जैसे कि अगर आपके पास विच इंप्लाइज में देखेंगे आप कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 14 मिलेगा, ठीक है शून्य, है ना। तो 2 7 आर 14। a is your 2, b is your 7 and c is your 14, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया। ये था आपके पास क्लोजर लॉ। क्या था ये? क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ के बाद अब आपके पास हम बात करेंगे किसकी? कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो COMMU कम्यूटेटिव लॉ, TATIVE कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये भी ऐड के लिए अलग से होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई के लिए अलग से होता है, ठीक है। अब ऐड के लिए क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ में? एक सिंपल सी बात होती है इसमें, वो ये कि अगर आपके पास ये कहता है ऐड के लिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके, जाओ जाओ जाओ। विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास कि अगर 3 प्लस 7 करते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या कि a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है और b की वैल्यू 7 है, इक्वल टू में b प्लस ए कर सकते हो। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आप रिवर्स करके आप ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा,
चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। सेम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7 10 और 7 प्लस 3 भी 10 ही होता है। तो पता लग गया कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है एडिशन के लिए। अब इसी की बात करता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। किसकी बात करता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए आपके पास क्या होगा कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ, वो किसके बराबर होगा, b मल्टीप्लाई बाई a। चाहे आप a मल्टीप्लाई b करो, चाहे आप b मल्टीप्लाई बाई a करो, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। इट मीन्स अगर आप फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखते हैं तो वो किसके बराबर हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर हो सकता है, और दोनों का आंसर 10 ही आएगा। इज दैट क्लियर? 5 2s are 10 और 2 5s are भी 10 ही होता है। तो पता लग गया कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता है, और फंडामेंटल ये क्या नाम है, क्लोजर लॉ भी पता चल गया आपको। ठीक है जी। अभी हमारे पास तीसरा और चौथा एक फंडामेंटल ऑपरेशन रहता है, उसको करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, मिटाएं इसको। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ तो आ चुकी होगी आपको। अब इसमें हमने अगला पढ़ना है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, क्लोजर लॉ में कुछ नहीं है। क्लोजर लॉ में मींस कि आपको दो टर्म को चाहे आप ऐड करें चाहे आप मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर जो है डिफरेंट मिलेगा। ऐड करने में सम अलग मिलेगा और मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट अलग मिलेगा। ये कहते हैं क्लोजर लॉ, मींस क्लोज हो जाती है। तो बट बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में अगर आप लेफ्ट साइड में a प्लस बी करते हो तो राइट साइड में b प्लस a करके भी आंसर सेम ही आएगा, और मल्टीप्लाई भी अगर लेफ्ट साइड में a मल्टीप्लाई बाय b करते हो तो राइट साइड में b मल्टीप्लाई बाय a करने पे भी आंसर वही होता है। तो अभी बात करते हैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी पहले एसोसिएटिव लॉ। कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसोसिएटिव लॉ, CIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये भी आपके पास एडिशन के लिए अलग है और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है। ठीक है, एडिशन के लिए क्या है, अगर मैं बात करूं ऐड के लिए, तो ऐड में क्या आता है इसका, ऐड में इसका प्रोसीजर होता है कि अगर आप a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c करते हैं, इट मींस क्या कि a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c करते हैं, तो आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। पहले हमने इधर तीन टर्में ली, तीन टर्में ली है, तीन टर्में लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे कि जब हमने लास्ट की दो टर्मों को ब्रैकेट में रखा और अगली बार राइट साइड में पहली दो टर्मों को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना है, तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं आपके पास फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं, जैसे कि a की वैल्यू ले लेता हूं मैं 7 प्लस b की वैल्यू ले लेता हूं 3 प्लस c की वैल्यू ले लेता हूं मैं 2, तो इज इक्वल टू में मैं इधर क्या करूंगा, a की वैल्यू मैंने 7 ली हुई है, प्लस b की वैल्यू मैंने 3 ली हुई है, प्लस c की वैल्यू मैंने 2 ली हुई है। सॉरी, तो आंसर क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। कैसे, देख लो, हमारे पास एक बेसिक रूल ये है कि हमने ब्रैकेट को पहले फॉलो करना होता है। ठीक है जी, तो 7 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 2 हो जाएगा। आपको पता है कि 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एज आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो मींस आपकी जो एसोसिएटिव लॉ जो है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो या एसोसिएटिव लॉ बोलो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c जो है वेरीफाई हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? वहीं पे बात करता हूं अब मैं किसकी, मल्टीप्लाई के लिए। एसोसिएटिव लॉ किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई में अगर बात करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा कि अगर हम a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू, इधर क्या किया, लास्ट की दो टर्म को ब्रैकेट में रखा, राइट साइड में क्या करेंगे, पहली दो टर्मों को ब्रैकेट में रखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c जो है थर्ड वाली टर्म को बाहर रख देंगे। समझ आ गई है? इसमें क्या कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपने। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू में a की वैल्यू मैंने 3 रख लिया, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 2, है ना, यही चीज है।
तो क्या मैं इस चीज को इस तरह से कर सकता हूं कि आपके पास ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है तो मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 जार 2 इज इक्वल टू में इधर क्या करेंगे 3 1 जार 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2, विच इंप्लाइज में क्या हो जाएगा 3 2 जार 6, इस साइड में राइट हैंड साइड में भी 3 2 जार 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास हो रही है। इट मींस आपके पास ये कहीं ना कहीं ये आपका आंसर, मतलब ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये प्रूव हो रहा है कि यस एसोसिएटिव लॉ इज प्रूव्ड फॉर दिस इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं है। अभी हम जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है फंडामेंटल ऑपरेशन में, दैट इज कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं बता दूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। इसमें जो एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है या फिर क्लोजर लॉ है, इसमें ऐड और मल्टीप्लाई के लिए अलग अलग से मतलब हमें फार्मूला बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मिक्स किया जाता है ऐड भी और मल्टीप्लाई भी, ऐड भी और मल्टीप्लाई भी। देखिए चौथी प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRI DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास ये कहता है कि अगर आप इस तरह से लिखें क्या कि A मल्टीप्लाई बाई B प्लस C, कोई डाउट तो नहीं है, ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है इस A को मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले B से, फिर अगेन इस A को मल्टीप्लाई करूंगा C से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई B, बीच में साइन प्लस का है, फिर A मल्टीप्लाई बाई C। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। ये क्या कहती है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जैसे लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू में 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर से अगेन 3 को मल्टीप्लाई बाई 5 के साथ। सही है, कोई डाउट तो नहीं है। पहले A को मल्टीप्लाई B के साथ करनी है, फिर A को मल्टीप्लाई C के साथ करनी है। तो क्या ये इस फार्मूले में बैठ गया और ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई, पहले ब्रैकेट को ठीक करते हैं ना हम, तो 3 2 प्लस 5 क्या होता है 10 7 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 3 5 जार 15। तो क्या हो जाएगा 3 7 जार 21 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 21। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका हो रहा है। इट मींस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है। ये थे आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स में। ठीक है जी, यही चीज हमने करनी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, आगे और एक और बात मैं बता दूं इसके साथ, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? JKSSB, आपका JNV, आपके हर एक टाइप का जो एग्जाम आता है उनका बेसिक जो कंसेप्ट है वहां के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें हमने आगे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करूंगा मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हर एक क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और 1 को कहा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किस किस को कहा जाता है? 0 एंड 1 को। ठीक है जी, क्लियर? आपका 0 और 1 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। अब 0 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट और 1 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपको कह दे जो देखिए अब 0 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 जो है ZER0, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, 0 जो है आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन के लिए। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम, जो सेम रहे। ठीक है जी, अब जब वैल्यू इसकी ये सेम, अब क्या कि जब भी कोई वैल्यू आप अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो,
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो तब आपके पास वो जिस चीज को आपने ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा तो वो आइडेंटिटी ही कहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड करने पे मैंने बोला कि 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 3 प्लस करता हूँ मैं 0, तो आंसर क्या आया, 3 आया। तो मेरे को 0 ऐड करने में क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो इट मींस ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, है ना जी, सेम ही वैल्यू रही ना। वैसे ही बात करते हैं यहाँ पे 100 प्लस 0 करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 100 ही आएगा। या 0 प्लस 75 करते तब भी 75 ही आंसर आएगा। इट मींस क्या कि आपने 0 आप चाहे पहले किसी भी टर्म में 0 ऐड करोगे तो टर्म वही रहेगी और उस टर्म में उस वैल्यू में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आएगी। जब कोई चेंज ही नहीं आएगी यानी कि वैल्यू सेम ही रहेगी तो 0 क्या कहलाएगा, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। सॉरी के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए आपके पास 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने पे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है जी, आपके पास 10 टॉफीज हैं और मैं आपको, माँ बोलते हो कि मुझे टॉफी दीजिए, तो मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तो मैंने आपको क्या टॉफी दी, 0 टॉफी दी, है ना, कुछ नहीं दिया तो मैंने 0 दिया ना, तो आपके पास 75 या 75 ही रहेंगी, ना 75 से कम होंगी ना 75 से ज्यादा होंगी। समझ आ रही है। तो जब सेम वैल्यू रहे किसी चीज को अपने अंदर प्लस करने पे तो इट मींस वो प्लस करी हुई चीज जो है वो आइडेंटिटी कहलाती है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के केस में, किस पे, मल्टीप्लाई के केस में। अब मल्टीप्लाई के केस में बात करूं तो वहां पे आपके पास 1 जो है, 1 इज द, कौन सा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कि मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 17 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 17 ही आएगा। क्या 17 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज आई क्या, नहीं आई। जब वैल्यू आपकी सेम रह रही है तो मतलब जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आइडेंटिटी हो जाता है। जैसे कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं तब भी आपके पास 1000 ही आएगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो मतलब कहने का ये चीज है आपके पास। ठीक है जी, तो पता लगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का भी आपको पता चल गया। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहीं पे एक और जो कंसेप्ट बताना है वो ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद 0 और 1 के ऑपरेशन, डिवाइड पे क्या होगा, प्लस पे क्या होगा, तो सारा बताना चाहता हूं मैं आज। ठीक है, चलो बताते हैं। जैसे कि बात करते हैं आपके पास कि अगर मैं डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल 0 को डिवाइड करता हूं 10 में, कितने में, 10 में, इट मींस आंसर 0 ही आएगा। ये याद रहेगी, क्यों, क्योंकि 10 में कितने मार्क्स हैं, 0, तो इट मींस 0। ठीक है जी, और वहीं पे 0 को मल्टीप्लाई करता हूं 10 में तो तब भी आंसर क्या आएगा, 0। कोई डाउट तो नहीं है। और 0 प्लस 10 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। समझ आई, ये सारी चीजें हो रही है। फिर उसके बाद 0 माइनस 10 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास 10 बड़ा है और बड़े के साथ निशानी माइनस की, तो माइनस का 10। इज दैट क्लियर। ये चीज तो हो गई 0 के साथ। अभी बात करते हैं हम 1 की। किसकी बात करते हैं, 1 की। 1 में ये हो जाता है कि 1 डिवाइडेड बाई अगर 10 करेंगे तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0 का लग जाएगा 1 और 1 का लग जाएगा पॉइंट, 0.1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करते तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। सही है। 1 प्लस 3 करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। 1 माइनस 1 करते तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इट मींस
1 जो है वैल्यू को चेंज कर रहा है, 1 जो है वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है। बट 0 जो है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड में 0 आंसर ला रहा है। पता चल गया इतना सब? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि अगर मैं इधर देखूं, देखो इधर अगर मैं लिखता हूँ 1 रेज़्ड पावर 0, 1 रेज़्ड पावर 0, इट मींस आंसर 1 है मेरा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये पूरी की पूरी टर्म जो है a रेज़्ड पावर 0 ये 1 के बराबर हो जाती है। सॉरी देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 7 की पावर 1 तो क्या आंसर आएगा? 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं 7 की पावर 0 लिखता हूँ तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। याद रहेगा। अगर लिखता हूं मैं 8 की पावर 3, इट मींस 8 का क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 8 64, 64 8 512। तो ये आ गया आंसर। बट वहीं पे अगर मैं 8 की पावर 0 लिख दूंगा तो ये सारा मिला के किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है? एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। 1 की प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये, हाँ ये भी दोहरा देंगे, कोई बात नहीं। तो देखो 1 की एक और चीज है कि अगर हम इधर लिखते हैं कि माइनस में अगर होगा 1, किसमें होगा? माइनस में 1 होगा। माइनस 1 की पावर अगर आपके पास 2 है तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 1। क्यों? रीजन ये कि जब आपके पास पावर होगी इवन में यानी कि प्लस हो जाएगा। हाँ, और पावर होगी ऑड में, फिर माइनस हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 1 की पावर जो है अगर यहाँ पे 7 है तो 7 क्या है? ऑड नंबर, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? अब क्या है, मैं आपको नया टॉपिक जो है वो आज करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी हमने ये टॉपिक करना है क्योंकि रिवीजन पे चल रहे हैं हम ये। ठीक है, पहले हमने करवाया हुआ है, बस ये दोहराना जरूरी था। जो इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट था वो वाला। तो मैं अगर आपको बता दूं, हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला करना है यहाँ पे डिवीजन के केसेस पे। किस पे? डिवीजन। आपको पता है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रख लो, वो क्या कि अगर हम 3 + 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 3 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, और 3 + 2 करते हैं 5 आएगा। इसको क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं ऐड एंड, जो पहली टर्म है उसको क्या कहते हैं? ऐड एंड। जो इसका भी यही बोलते हैं ना? इसको भी सेम यही कहते हैं, ऐड एंड ही कहते हैं। और जो आंसर होता है उसको सम कहते हैं। तो मतलब प्लस करने पे जो आंसर मिलता है हमें उसको सम कहते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे 7 - 2 करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। पहला क्या है, दूसरा क्या है, और ये आंसर को क्या कहते हैं? तो पहली टर्म को कहते हैं सब्ट्राहेंड, दूसरी टर्म को कहते हैं हम मिनुएंड, और जो आंसर है उसको कहते हैं हम डिफरेंस। क्या कहते हैं हम? डिफरेंस कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज होती है हमारे पास जिसमें कि हम करते हैं मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। जैसे कि 7 × 2 करेंगे तो 7 2 का कितना होता है? 14 होता है। तो 7 क्या है, 2 क्या है, और 14 को क्या कहते हैं? तो 7 को कहते हैं हम क्या? मल्टीप्लायर कहते हैं इसको, और प्रोडक्ट। और जो इसका आंसर होता है उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लाई के आंसर को क्या कहते हैं आप? प्रोडक्ट कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नहीं। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिवाइड के केस, किसकी बात करेंगे? डिवाइड के केस। जैसे मैंने 9 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो 2 4 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1। मुझे पता है यहाँ पे जो मेरे पास डिविडेंड है, क्या है? डिविडेंड जो है वो मेरा 9 है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर उसके बाद जो डिवाइजर है मेरा DIVISOR, वो है मेरा 2। क्वोशंट 4, QUOTIENT कितना है? 4 है। स्वाति आप भी जान दो,
उसके बाद रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर की मैं बात करूंगा तो वो क्या है आपके पास 1 1। ठीक है, मेन बात तो ये पता चल गई डिवाइड के केस में हमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें चेक करना होता है। क्या करना होता है? चेक। और ये जो चेक का फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। डिविडेंड DENT डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या बच्चों? प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। डिविडेंड की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, इज इक्वल टू डिवाइजर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 तो 9 इज इक्वल टू 2 4 कितना होता है 8 प्लस 1 9 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 तो देयरफॉर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। समझ आई? ये फार्मूला बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि आपके पास डिवाइजर दिया हुआ, क्वोशिएंट दिया होगा, रिमाइंडर दिया होगा तो आपने डिविडेंड निकालना पड़ेगा। आपके पास डिविडेंड दिया होगा, क्वोशिएंट दिया होगा, रिमाइंडर दिया होगा, आपके पास आपको डिवाइजर निकालना है ना। आपके पास ये सारा कुछ दिया होगा, आपको रिमाइंडर निकालना है। इट मींस इस फार्मूले के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिटा दूं? मिटा दो। स्वाति, आपको तो नहीं दर्ज करना इसमें से कुछ आ जाता है, सारा मैंने आपको करवाया हुआ है। कर लो जो कुछ करना। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा करेंगे, इधर देखो। करो आप भी करो। अभी हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे टॉपिक? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस डिजिट। पता है सभी को? करना दर्ज? जो करना है कर लो, जो नहीं करना वो बता दीजिए। ठीक, चलो। तो आपके पास यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट होता है आपके पास वंस प्लेस डिजिट जो आती है आपके पास। कौन सी आती है? Ones वंस place प्लेस digit। डिजिट। तो ये आप कह सकते हैं एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ ए नंबर इज नोन एज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है जी, ओके। तो यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, जब आपके पास किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आपके पास यूनिट डिजिट आपने निकालना है तो किस तरह से निकालोगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्वाति और भी लिखना है। यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, किसमें? यूनिट डिजिट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे किसको? नंबर्स को, तो उनका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। ठीक है जी। तो जब आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को मतलब मल्टीप्लाई करोगे और उसका यूनिट डिजिट आपको निकालना होगा तो कैसे? तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं एक 786। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? मल्टीप्लाई बाय 189 189 529 120 1 and 2 529। ओके, यही है। अब पहले समझो उसके बाद। नहीं 902 2 की जगह 9। 92 है हाँ। पक्का? चलो, अच्छा पता नहीं वो डस्टर कहाँ डाला मैंने। अच्छा इधर देखो 592 है ना जी। अब देखना यहाँ पे कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे हम। ठीक है, देखो वंस प्लेस को ऊपर करना है देखो ना। स्वाति ऊपर कर लिया आप। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, आपको पता वंस प्लेस क्या है? यहाँ पे 6 है, टेंस प्लेस 100 है और 100 प्लेस डिजिट निकालना। हमने क्या बोला कि यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मेरे पास वंस प्लेस डिजिट देखो, यूनिट डिजिट मींस वन प्लेस डिजिट। वन प्लेस इधर क्या है? 6 इधर क्या है? 6 इधर क्या है? 9 इधर क्या है? 2 मींस आपने सिर्फ पूरा नंबर नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने सिर्फ वंस प्लेस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, वंस प्लेस में पहले 98 96 नहीं है। कहाँ पे बेटा? ये 4 and 98 4 and 98
498 8 है। हाँ ओके ये 8 है ना। अब ठीक है, मतलब मेरे पास वन प्लेस में इधर पहले में क्या मिल रहा है 6, दूसरे में वन प्लेस में क्या मिल रहा है 8, 8 तीसरे में वन प्लेस में क्या मिल रहा है 9 और फोर्थ में वन प्लेस में क्या मिल रहा है 2 2। क्या ये 6 40 48 होता है ना। 48 दो दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ हम, है ना। तो 9 2 सर कितना होता है 18 18। इसमें भी वन प्लेस क्या मिल रहा है हमें, पहले में 8, दूसरे में क्या मिल रहा है 8 8 8 सर कितना होता है 64 64 में वन प्लेस क्या है मेरे पास 4 4 है। क्या है 4 तो आंसर मेरा 4 आ गया। आसान था। बस यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, Ones- इन सभी के ones वन प्लेस place डिजिट देख लो, उनको फिर से मल्टीप्लाई कर लो, उनके बाद फिर से मल्टीप्लाई कर लो जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नहीं मिलता। डन। ठीक है अब एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपके जो एग्जामिनर होते हैं एग्जाम लेने वाले वो क्या करते हैं, वो आपको ना चकमा देते हैं। चकमा मीन्स आपको आपका टाइम ज़्यादा लगवा देते हैं और देखना चाहते हैं कि आपको कितना दिमाग है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो स्वाति, देखो कैसे, ध्यान देना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 819 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इतने बड़े नंबर लिख लिए। अब क्या करूं मैं, क्या करूंगा अब, जीरो मल्टीप्लाई बाई 7 क्या आपको इन सबके बीच में Zero। दिख रहा है? हाँ मतलब आंसर 0 अगर आएगा कोई बच्चे को कंसेप्ट नहीं होगा ना, वो पता क्या करेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने लग पड़े। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं नहीं करना है। हमने सीधा क्या कर देना Zero का है, answer 0 आ 3 गया। 0 अब 0 आ गया ना, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 9 था, 0 फिर 0 7 था, 0 0 2 था 0 और ये 0 7 था। 0 आंसर फाइनल क्या आना था, 1 प्लेस में Zero। 0। लेकिन अब मतलब जिस बच्चे को पता नहीं होता वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा ऐसा करेगा कि पहले करेगा दो डिजिट को इकट्ठा 2 7 14, फिर मल्टीप्लाई करेगा 9 3 फिर 7, फिर मल्टीप्लाई करेगा 0 7 0। ठीक है, फिर इनके भी दो डिजिट पकड़ेगा 4 और 7, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर देखेगा 4 7 28 होता है, हाँ, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर देखेगा 1 प्लेस में 8 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 0, फिर करके 8 0 0। अब इतना लंबा क्यों करते हैं, जब हमें पता है कि बीच में मल्टीप्लाई में 0 आ गया है, आंसर वहीं पे 0, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए 0। ठीक है समझ आ गई है। ये इतना करोगे तो आपके पास जो आपका एग्जाम होता है वहां पे उन्होंने मतलब एक लिमिट रखी होती है टाइम की। ठीक है जी, 1 मिनट, वो भी बहुत ज्यादा होता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगाना, तो आपने कैसे पहचानना है कि 1 प्लेस में क्या दिख रहा है, क्या कहीं 0 दिख रहा है। अगर 0 दिख रहा है तो ऑप्शन में कहीं 0 को वही वाला टिक करो। ठीक है क्योंकि ये 1 प्लस 7 0 2 ये 2 ये 7 ये 9 ये 3 ये 0, जब 0 आ गया मींस आंसर 0 है। 1 यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट। या तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब कर लो दर्ज, मैं तब तक अगला देखता हूँ, अगला क्या चीज है। नीचे जैसा है देख क्या चल रहा है। ओके देखो, अभी हमने पढ़ना इंडेक्स फॉर्म। क्या पढ़नी है, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इसकी बात करते हैं। इंडेक्स फॉर्म की अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म में हमारे पास आता है कि इंडेक्स फॉर्म में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, एक सिंपल सी बात है। तो एक नंबर मान के चलते हैं कि वो a रेज्ड पावर b में है। किस तरह बेटा, a रेज्ड पावर b में है ना जी, हो गया। देखो अब कैसे इसको पढ़ते, कैसे इसको पढ़ते, a रेज्ड टू a रेज्ड पावर b है ना। अब इसमें जो पावर ये जो है ऐसा जैसा क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो आपको पता है जो a है यहाँ पे, a को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चा, बेस बोलते हैं। और जो b है उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। समझ आई। अच्छा
या फिर b को आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट भी कह सकते हाँ। आप। चाहे b पावर को, ये जो b है इसको आप चाहे पावर को हो या एक्सपोनेंट को हो, बात एक ही है। बट नीचे जो है, नीचे आपके पास बेस कहलाता है। अब एक चीज होती है, यहाँ पे केस बनते हैं दो। यहाँ पे कितने केस बनते हैं? दो। केस फर्स्ट में क्या बात कहता है ये? केस फर्स्ट में कहता है ये कि अगर आपके पास जो b है आपका b जो है, इफ क्या बोलोगे? इफ b इज कंप्लीटली divisible by 4। किससे डिवाइड होता है पूरी तरीका से? 4 से। 4 से। अगर b जो है, अगर वो पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, और एंड क्या बोलेंगे? एंड a जो है आपका, क्या बेटा? a जो है आपका, अगर वो इवन नंबर है, इवन बोले तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। 8 इस तरह से, ठीक है। Therefore जो a raised to power b जो होगा has unit digit is equal to 6। तब क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा। समझ आई क्या बोला मैंने? कि अगर आपके पास इंडेक्स फॉर्म में यूनिट डिजिट हमने निकालना है, ठीक है, और b आपके पास है, और a रेज्ड पावर b इसको इस तरह से पढ़ते हैं, और a को बेस कहते हैं, b को पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। इसमें जो केस 1 आता है, ये जो आपका b यानी कि जो पावर है आपकी, क्या है? पावर जो है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है किसके साथ? 4 के साथ, और a यानी कि बेस जो है आपका वो 2 है, 4 है या 6 है, 8 है, यानी कि इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तब आपके पास a रेज़ पावर b का जो यूनिट डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा? 6 के। 6 के बराबर होगा ऑलवेज। क्या बेटा? फिर से समझाऊं? हाँ, मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास a रेज़ पावर b की फॉर्म में कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, और वहां पे a जो है ये बेस है, और b को कहते हैं या तो पावर कहते हैं या तो एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो b यानी कि पावर या एक्सपोनेंट जो है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से, और जो a जो नीचे बेस है वो क्या है? या इवन नंबर है। इवन नंबर मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इनमें से कोई भी अगर एक डिजिट a में है, बेस है, तो मतलब a रेज़ पावर b का पूरी की पूरी का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। इसकी एग्जांपल भी समझाता हूं, इसकी एग्जांपल भी समझाता हूं। समझ आ गई है? अच्छा, गो देखो, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस तरफ चलना है, ठीक है? या तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, एक और रूल पढ़ लेते हैं यहाँ पे ना, केस नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद केस नंबर 2 नहीं, मतलब इसी का ये आ गया। अगर a, इसी केस में अगर a जो है, अगर वो 3 है, 7 है, या फिर क्या है? 9 है। अब 1 तो छोड़ दो ना, 1 की पावर जो भी है तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना? 1 की पावर 7 तो मतलब 1 को मल्टीप्लाई, 1 को 7 और मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आंसर आता है। तो ऑड इवन नंबर चुन लिया आपने बेसिक डिजिट्स में, तो क्या बचे? ऑड नंबर में क्या बचा? 1 तो लोगे नहीं, अब क्या लोगे? 3 और क्या लोगे? 7, फिर क्या लोगे? 9, 5 भी लोगे, लेकिन 5 का अलग है, 5 की चीज अलग है। तो वहां पे क्या है, जब आपके पास 3 7 या 9 होगा a यानी कि बेस, तब आपके पास यूनिट डिजिट, देयरफॉर a raised power b has unit digit is equal to, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा आपके पास 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। मींस 3 7 9, 3 7 9, 3 और 3 3 are 9, और 7 जो है, इनकी अगर ये a होगा और इनका जो पावर एक्सपोनेंट जो है वो 4 से बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है, तो तब आपके पास यूनिट डिजिट क्या हो रहा है इस केस में? 1। और अगर वही वो जो पावर है वो 4 से बिल्कुल डिवाइड हो रही है, तब अगर और a जो है, बेस जो है आपकी 2 4 6 8 है, इट मींस वो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा किससे? 4 से डिवाइड हो रही है उसकी पावर, तो तब यूनिट डिजिट क्या जाएगा? 6। ठीक है। अगर आपके पास ऐसा इंडेक्स फॉर्म जिसमें बेस जो है इवन नंबर है, बेस जो है इवन नंबर है, और उसकी पावर जो है वो 4 से बिल्कुल डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। अदरवाइज यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1। ओके,
अब इसको बताते हैं क्या हुआ, है ना। देखिए एक ना एग्जांपल करते हैं, और बैटरी खत्म हो गई, 20%। इसको ओके पे दबाना, काट के बैटरी सेव कर दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 18 रेज़ टू पावर 72। क्या है बच्चों? 18 raised to power 72। है ना। इट मींस आप देख रहे हो कि इसकी 1 प्लेस डिजिट क्या है स्वाति? 1 plus 8 है। 8 है, यानी कि 8 की पावर 72 है ना। हमने यूनिट डिजिट निकालना है, हमारा गोल जो है, टारगेट जो है वो है यूनिट डिजिट का, मतलब यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालना तो 18 की जगह पे हम 8 पकड़ सकते हैं, बिकॉज़ 1 प्लेस तो यही है। जब ये चीज पकड़ लिया आपने, तो उसके बाद आपने पावर को चेक करना है कि वो डिवाइड होनी चाहिए किससे? 4 से। 4 से। और वो कंप्लीटली डिवाइड होगी तो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास 74 है, रफ में जाएंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सही है। लुक एट दिस, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 7 माइनस 4 करोगे तो 3 3 बचेगा। 3 को 2 के अटैच करेंगे तो 32 32 अटैच करना बेटा, प्लस में 32, तो 4 8 ज़ा 32 रिमाइंडर क्या बचा? 80 जीरो। हाँ। जब रिमाइंडर 0 बचा, इट मींस ऐसे भी करके देता हूं आपको सिंपल भाषा में बच्चों, कि 72 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4 हो जा रहा है, बचेगा 3, ऊपर से लाओगे 2, ये अटैच हो गया 32, 4 8 ज़ा आपके पास 32 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया आपका 72 किसके साथ? 18 के साथ 4 के साथ, 4 के साथ हाँ है ना। आंसर तो 18 है, पर डिवाइड किसके साथ हो गया? 4 के साथ 4 के साथ, किसके साथ? 4 4 के साथ। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर आपके पास a रेज़्ड पावर b में कोई क्वेश्चन है और उसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, और उसका जो b यानी कि पावर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है किसके साथ? 4 के साथ। तो और बेस जो है 2 4 6 8 है, तो है ना इवन नंबर। हाँ तो तब आपके पास a रेज़्ड पावर b का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 6 होगा। तो देयरफॉर 8 की पावर क्या आ रही है, कुछ भी चल लो, तो देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपके पास? देयरफॉर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6, किसके बराबर? 6 के बराबर 6 के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। पक्का? अब केस 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस 2 केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में क्या है? इसको कहीं मिटाए सारा। चल लगेगा ये, इफ केस 2 की बात करनी है हमने, ठीक है। और केस 2 में क्या है कि आपके पास केस 2 में जो है बोलेंगे इफ b इज नॉट डिविजिबल, b इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अगर b जो है, ये जो पावर है, ये अगर पूरी तरह से 4 से डिवाइड नहीं होती है, फिर क्या करोगे? मतलब एंड रिमाइंडर इज नॉन जीरो, रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा सारे नंबर, समझ आए? रिमाइंडर इज नॉन जीरो, आर मींस रिमाइंडर है, याद है? कोई डाउट तो नहीं है? तो तब आपके पास जो यूनिट डिजिट होगा, देयरफॉर क्या बोलोगे? देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ a raised power b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो होगा आपके पास यूनिट डिजिट ऑफ a raised power r के बराबर। किसके बराबर? a raised a raised power r के बराबर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन इसके साथ एक और रूल है, वो रूल पढ़ लो। रूल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इफ a जो है 5 है, a क्या है? मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया? पहले मैंने आपको पढ़ाया A1 नंबर 2 4 6 8, फिर पढ़ाया मैंने 3 7 और 9, है ना। पर उसमें क्या बचा? 5 बच गया, 5 बचा ना। अब 5 के बारे में बोलते हैं कि a यानी कि बेस जो अगर वो 5 है, बेस क्या है? 5 है, देन देयरफॉर आपके पास जो यूनिट डिजिट होगा, देयरफॉर यूनिट डिजिट
ऑफ a raised power b B. b इज इक्वल टू 5 क्या रहेगा? 5 रहेगा। अगर बेस क्या है? 5 है, तो यूनिट डिजिट में क्या हो? आ जाओ कमिंग 5 रहेगा। समझ आया यहां तक? अब कहने का मतलब क्या है और कब रहेगा 5? व्हेन, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, व्हेन b जो होगा वो क्या होगा? b इक्वल टू पॉजिटिव। b क्या है? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि डाउट प्लस नहीं है? में। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल मैं एक सोचता हूं, ठीक है, क्या करवाएं आपको जिसकी वजह से क्या हो जाए कि आपके पास जो पावर है वो 4 से डिवाइड ही ना हो। पावर जो है वो 4 से डिवाइड ना हो। अब क्या करेंगे? तब आपके पास यूनिट डिजिट जो होगा a raised power r में होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है जी, ओके, ठीक है। देखो जी, मैंने एक एग्जांपल ली, क्या है? 337 रेज्ड पावर 337। 7। अब मुझे क्या करना है कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हाँ। जैसे देखना, पहले क्वेश्चन देखना, उसके बाद करना है। तो मेरे पास इधर वंस प्लेस में क्या बेटा? 7। 7 की पावर क्या होगी? 337। अब मुझे ये देखना है कि 337 डिवाइड होता है 4 से या नहीं होता। तो 4 से कर दो। 33 है, 4 8 जार 32 बचेगा 1 ऊपर से लाओगे 7 4 4 जार 16 रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्वेश्चन क्या था कि जब आपके पास अगर b यानी कि ये जो पावर है b इसको कहते हैं, हाँ। ये जो b है अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 4 से, तो रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं, चाहे 1 है चाहे कुछ भी है ना, वो आ रहा है। तब यूनिट डिजिट ऑफ a raised power b क्या होता है? वो क्या होता है स्वाति? वो क्या होता है जब आपके पास रिमाइंडर इधर मतलब कुछ ना कुछ बच जाए, जैसे डिवाइड करने में क्या बचा? रिमाइंडर 1। ये जो रिमाइंडर बच जाए तब आपके पास वो क्या होगा? यूनिट डिजिट a raised power r के बराबर होगा। a raised power b की यूनिट डिजिट क्या होगी? a raised power r। इट मींस क्या हुआ कि 7 की पावर किसके बराबर आ गई? ये आ गई 84 मल्टीप्लाई बाई किससे? 4 से। तो क्या बचा? 1 बचा, है ना? यही बचा। जब आपने 84 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। इट मींस ये हुआ कि 7 की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। इससे तो लेना देना नहीं ना हमने, क्योंकि बोला था हमने कि a raised power b का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस केस में a raised power r होगा। क्या होगा? r। और r क्या बचा हमारा? 1। तो a क्या था हमारा? 7। और 7 की पावर सीधी सी क्या बचेगी? सिर्फ 1 बचेगी। और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7 ही तो आंसर आता है। हाँ। बताओ, टफ था? नहीं। इस तरह से करना है। और एक और चीज, दूसरा एग्जांपल एक कि जैसे कि 565 ले लेता हूं, इसकी पावर कर लेता हूं मैं 5। अब तो क्या किया मैंने? ये वाला लिया कि a क्या चाहिए मुझे? 5। a यानी कि बेस क्या चाहिए? 5। अब इसकी पावर जो है, अच्छा पावर कुछ भी हो, पावर में 8 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? 8 लिख ली, पावर कुछ भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 की पावर 8 है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। ओके, क्यों आएगा? क्योंकि इसने बोला था कि a की रेज़ पावर b इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? 5। अगर a की वैल्यू क्या है? 5। यानी कि बेस क्या है? 5 5 है। तो तब आपके पास चाहे पावर कुछ भी होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। बताओ जी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ये रहे जी आपके पास कंसेप्ट 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स के ऊपर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मेरे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल पढ़ाए हुए हैं। क्या पढ़ाए हुए हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल बाय ER अजीत सर। ठीक है जी, वहां पे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल DIVISI BILITY डिविजिबिलिटी टेस्ट TST टेस्ट रूल्स जो है वो फ्रॉम कहां से? फ्रॉम 2 से लेकर 11 तक। 2 to 11 तक। वेरी गुड शिवन्या, ये मैंने करवाए हुए सारे। ठीक है जी, क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ। वहां पे मैंने क्या क्या करा हुआ, इसको इरेज कर दें। हो गया ना सभी का? देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज, डिविजिबिलिटी
टेस्ट रूल्स बाय ER अजीत सर। अब देखोगे इसी में लिखा हुआ, मैंने प्ले लिस्ट में अपनी है वहाँ पे मैंने बना के दिए हुए, ठीक है जी। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे है। और कहाँ से कहाँ तक है वो 2 से लेके 11 तक है। 2 से लेके कहाँ तक है? 11 तक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 2 का रूल क्या है। 2 का रूल ये कहता है कि वंस प्लेस क्या होनी चाहिए, बताना जरा स्वाति। जिसकी वंस पे इवन नंबर होना चाहिए। वंस प्लेस पे क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर या इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। मतलब 2 4 6 लग गया पता? चलिए अब पता लग गया कि ये है ना। 3 का डिजिट टेस्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ Digits शुड बी should be मल्टीपल मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल ऑफ और नंबर 3 होने चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल भी देते हैं, है ना। इन दोनों की एग्जांपल देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे कि 2 4 6 8 0 1 प्लेस में क्या मिला मुझे? 0 तो मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? जैसे 2 से। अब 3 की ले लेते हैं, है ना। 7 3 5 और 0। अब देखो इधर इनको क्या करना होता है? 3 से चेक करना है ना। हाँ। इन सारे डिजिट को क्या करेंगे? सम। sum तो 7 प्लस 3 क्या 15 आएगा। 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15 15 प्लस 0 क्या होगा? 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? हाँ Yes, जी। तो हाँ। 3 5 क्या होता है? 15 15 होता है। मतलब ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। से। हो गया। अगला जो 4 का रूल है वो क्या है? 4 का रूल जो है वो क्या कहता है बच्चों? Ones and टेंस प्लेस 0 0 होना चाहिए। 0 0 होना चाहिए या ones are tens place. Ones and tens place should be should be multiple Should be. of 4 should be मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल या डिविजिबल बोलो बात। एक ही है मल्टीपल ऑफ 4 4 आर 0 0 या क्या होने चाहिए? 0 0 दोनों 0 0 होने चाहिए, है ना। 1 जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि 7 8 9 4 3 6 0 0, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 4 से, है ना। और अगर मैं वैसे ही एक और नंबर ले लूँ कि 6 7 9 8 4 4 1 जो टेंस प्लेस में क्या है मेरे पास? 44। तो 11 4 सा 44 होता है ना। मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? फिर 4 से हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है। हाँ फिर उसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि आपके पास 5 या 0 होगा। ones place should be शुड बी 0 होनी चाहिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7 8 5 6 0। तो वन प्लेस में क्या है? 5 से डिवाइड 0। होगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। एक और एग्जांपल लेते हैं 8 7 9 5। वन प्लेस में क्या मिल रहा है? 5 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है? हाँ अभी डिविजिबिलिटी बाय 6 की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है? इफ अ नंबर, क्या बोलेंगे? इफ अ नंबर If a number is divisible, if a number is divisible Two. by both, बोथ both मतलब दोनों से, दोनों से 2 and 3, Three. से 2 और 3 से अगर एक नंबर डिवाइड होता है दोनों से, इट मींस वो 6 से भी डिवाइड होगा। है मतलब जैसे कि मैं बात करता हूँ 7 3 8 5, ठीक है। 7 3 10 प्लस 8 8 प्लस 5 23 और 4 27। आप देख रहे होंगे ये 2 से डिवाइड होता है। हाँ जी हाँ। हाँ। क्यों नहीं? क्यों होता है? क्योंकि ये आपके पास 1 प्लेस में 4 ले रहा है और इवन नंबर ले रहा है, इट मींस 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिजिट को सम कर देंगे। तो 7 प्लस 3 क्या होता है? 10 10 प्लस 8 क्या होता है? 18 18 प्लस 4 क्या होता है? 22 22 प्लस 5 क्या होता है? 27 27 3 के टेबल में आता है। 3 9 जार 27 इट मींस ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड यानी कि हो रहा 6 से है, डिवाइड तो हो विच इंप्लाइज ये आपके पास 6 से भी डिवाइड हो। रहा है। समझ आ गई जी? हाँ अब आपके पास 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल पता है आप लोगों को। वो क्या कहता है कि 1 प्लेस को क्या करना है हमने? डबल करना है। 1 प्लेस डबल 1 प्लेस। हाँ जी 10% बैटरी कोई नहीं, बस थोड़ा सा है, ठीक है। ओके कर दिया? हाँ। 1 प्लेस को क्या करना हमने? डबल। 1 प्लेस को क्या कर देंगे? डबल। 1 प्लेस को डबल करेंगे तो क्या कर देंगे फिर? जो डबल करके जो प्रोडक्ट आएगा, है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट द
रूल्ड है। जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डबल करके, है ना। किस में से? फ्रॉम रिमेनिंग नंबर में से। फ्रॉम रिमेनिंग नंबर में से, अगर जैसे ही वो रिमेनिंग नंबर में से, रिमेनिंग नंबर में से आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद आपको आंसर जो होता है वो डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस शुड बी, डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस शुड बी आइदर 0, या तो क्या होना चाहिए? 0 या 7 का मल्टीपल। आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7, या फिर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास 343 ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले ली। हाँ। इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है? 3 3 को डबल करना मतलब मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? 2 से, क्योंकि डबल का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 क्या हो गया? 6। 6। अब ये जो प्रोडक्ट आया मेरे पास, इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है, तो वंस प्लेस के अलावा नंबर क्या बचा रिमेनिंग? 34 बचा। तो 34 में से माइनस क्या करना मैंने? 6 को, तो क्या मिलेगा? 28। तो क्या 28 7 के टेबल में आता है? 7 4 सा 28 होता है। इट मींस ये 343 भी आपके पास डिवाइड हो जाता है 7 से। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? नहीं है। अभी बचता है 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, है ना। जल्दी से खत्म करते हैं हम इनको। डिविजिबिलिटी बाय 8, 7 की करवा दी मैंने। हाँ। अब 8 की क्या कहता है? आपके पास वंस प्लेस, वंस प्लेस टाइम्स एंड And 100 प्लेस, 100 और कौन सी? 100 100 प्लेस। 100 शुड बी मल्टीपल मल्टीपल ऑफ Eight. डिविजिबल, है ना। मल्टीपल ऑफ 8 किससे डिवाइड होनी चाहिए? वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 के मल्टीपल में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 8 7 6 5 4 9 3 6 4 8 0, है ना। आइदर और ये भी था ना, और यहाँ पे ये और भी था कि R 0 0 होनी चाहिए। ये चीज मैंने लिखी नहीं कि आपके पास 8 का डिजिटल टेस्ट रूल कहता है कि 1 10 और 100 प्लेस 0 0 0 होनी चाहिए, या फिर वो 8 के मल्टीपल में आनी चाहिए। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे 1 10 और 100 प्लेस में क्या है? 480 है। 480 डिवाइड होता है 8 से, भला होता है जी। कैसे? 8 से करो तो 8 6 क्या होता है? 48 होता है। तो 0 आ गया ना नीचे। हाँ। 8 0 0 मतलब आपके पास ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये 480 किससे? 8 से, तो मींस ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है? 8 से। कोई डाउट तो नहीं है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 6 9 3 0 0 0 1 10 और 100 प्लेस में क्या आ रहा है? 0 0 0 आ रहा है। मींस ये भी डिवाइड किससे हो जाएगा? 8 से। कोई डाउट तो नहीं है? 9 अभी बात करता हूँ मैं किसकी? 9 डिविजिबिलिटी बाय 9। जो डिविजिबिलिटी बाय 9 है वो सेम किसकी तरह है? 3 की तरह। हाँ जी, डिविजिबिलिटी बाय 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या कहता है? सम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। इट मींस क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 9 7 8 3 5, ठीक है। और 4, ठीक है जी। इट मींस क्या कि नंबर को ऐड करके आना चाहिए आपके पास। तो 9 + 7 कितना होता है? 16 16 + 8 कितना होता है? 26 16 + 8 24 होता है। 24 + 3 27 27 + 5 27 + 5 32 32 32 + 4 36। क्या 36 9 के टेबल में आता है? हाँ 9 4 सा 36 होता है। इट मींस अगर ये इसका सम जो है वो 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? फिर 9 से हो जाएगा। स्वाति ठीक है? हाँ 9 का यही है ना? हाँ वेरी गुड। 10 अब है 10 का। किसका? 10 का 10 का डिविजिबिलिटी बाय 10 किसकी? 10 की। तो 10 की क्या है? 1 प्लेस शुड बी, सीधा लिखूंगा मैं। क्या? 1 प्लेस शुड बी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपके पास 0। क्या होनी चाहिए? 0। जिस भी नंबर के 1 प्लेस में क्या है? 0, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। जैसे कि आपके पास 1 7 8 7 6 5 3 1 प्लेस में क्या दिख रहा है? 0। ये किससे डिवाइड हो जाएगा?
10 से। 10 से। अब लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल बचता है, वो बचता है 11 का। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 11 डिविजिबिलिटी 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास ऑड और और इवन इवन प्लेसेस को, एक सम नंबर की करना है। ऑड और इवन प्लेसेस को सम करोगे। सम करने के बाद उनका डिफरेंस करोगे। डिफरेंस आपका या तो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11 और 0 आना चाहिए। ठीक है, आइदर 11 मल्टीपल और फिर 0, है ना? मतलब सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस should have difference of either 0 or multiple of 11। कि अगर आपके पास 11 का आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है तो उसमें क्या होना चाहिए? जो आपके पास नंबर है, नंबर का जो डिजिट्स है, उन डिजिट्स की जो इवन और ऑड प्लेसेस है उनको सम करोगे। सम करने के बाद उनका जो डिफरेंस करोगे, डिफरेंस आपके पास या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल में आना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 3 1 ले लेते हैं, है ना? लिख लेते हैं ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस। ऑड और इवन प्लेस का मतलब इवन और ऑड नंबर नहीं है, मतलब एक छोड़ के एक नंबर है, एक डिजिट है। ठीक है जी, याद रहेगा। ऑड का सम करते हैं तो ऑड का सम क्या जाएगा? 4। पहले में 1, फिर प्लस में क्या जाएगा? 3, इक्वल टू में क्या आ रहा है? 4। इवन प्लेस को करते हैं ऐड, क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा इवन में 3, दूसरा इवन में क्या है? 1, तो 3 + 1 क्या होता है? 4। दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो मींस 1331 जो है वो डिविजिबल है किससे? 11 से। समझ आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? थैंक यू सो मच। आज आपको मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ कंसेप्ट दिया। आप लोग प्लीज शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।